दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, ये सिलसिलावार बातचीत चल रही है और पिछली पॉडकास्ट में हमने बात की थी उनका जो तजर्बा रहा खेल में, क्योंकि इस चैप्टर का उन्वान उन्होंने दिया है खेल की बेरहम दुनिया। वहाँ से चलते चलते हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में वो बात कर रहे थे कि कौन कौन सी मुश्किलात आई उनको, कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से मरहले आए, और वाकई में बहुत सी मुश्किलात थी। इससे आगे चलने से पहले बताना ज़रूरी होगा कि इमरान खान की ये किताब इंग्लिश में थी जिसका उर्दू में तर्जुमा किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। तो चलते हैं कि अपने हस्पताल की तामीर के बारे में आगे वो क्या लिखते हैं। एक के बाद एक बहरान से ये मंसूबा डूब डूब कर उभरता रहा। नवा में 20 एकड़ का प्लॉट हमें मिल गया। अब ये शहर का वस्त है जहाँ अप्रैल 1991 में तामीर का काम शुरू हुआ। बैंक में सिर्फ 1 करोड़ रुपए मौजूद थे जब हमने आगाज किया। 70 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इसमें हैरत की कोई बात न थी कि हर कोई शकूक व शुबहात में मुब्तला था। फितरी तौर पर वो ये सोचते कि इतनी थोड़ी सी रकम से आप इतने बड़े मंसूबे की इब्तिदा कैसे कर सकते हैं। मसाइल का एक लामतनाही सिलसिला, मुलाजमीन की भर्ती, तामीर में ताखीर, आलात की खरीदारी के मसाइल और अखराजात पूरे करने के लिए रकम की मुसलसल और मुतवातर फराहमी दरकार थी। जब भी खतरा हुआ कि फंड्स की कमी से काम अब रुक जाएगा, आखिरी लम्हे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आ पहुंचता। हमारा पहला चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वुड कहा करता, 75 से 80% लोगों के मुफ्त इलाज की ख्वाहिश को पूरा करना नामुमकिन ही नहीं। अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए एक रोज आदादो शुमार से लेस होकर आया और कहा, अगर तुमने 5% से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज करने की कोशिश की तो अस्पताल चंद हफ्तों में बंद हो जाएगा। जिस काम का बेड़ा हमने उठाया था, आज तक दुनिया का कोई निजी कैंसर अस्पताल कर न पाया था। कौम से मैं वादा कर चुका था कि गरीबों का इलाज मुफ्त होगा, कि उन्होंने अस्पताल के लिए चंदा दिया था, इसलिए भी मुझे अपने वादे पर कायम रहना था। मुझसे वो पूछते, क्या वाकई गरीबों का इलाज मुफ्त होगा? उनकी हैरत अजा थी। अनगिनत सदियां गुजर गई हैं कि इस खित्ताए अर्ज के अवाम अशराफिया के तौहीन आमेज रवैयों का शिकार हैं। अमरीकी डेविड वुड का तज्जिया अपनी जगह, सिर्फ मैं नहीं बल्कि बोर्ड के तमाम अरकान ने अपने अज़म में समझौता करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ तय करदा तनासब से मुफ्त इलाज की सहूलत लाजमन होगी, बल्कि ये बेहतरीन इमारत, बेहतरीन आलात और बेहतरीन सहूलतों का अमल अस्पताल होगा और तहकीकी मरकज भी। मैं न जानता था कि मुफ्त इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, फिर भी वुड की बात हमने मुस्तरद कर दी। आलमी कप से जन्म लेने वाले जोशो खरोश के बायस काम चलता रहा, लेकिन 1994 में बिलाखिर बहरान ने हमें लिया। रुपया तमाम हो रहा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मदद हासिल करने के लिए मैं हमेशा सफर में रहता। 1994 में इस मकसद के लिए मैंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बरतानिया, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, अमेरिका, कनाडा, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और सऊदी अरब के दौरे किए। दुनिया में जहाँ कहीं पाकिस्तानी आबाद थे वहाँ मैं पहुँचा और उनसे फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की। उस बरस मौसम गर्मा तक हालात ये हो गए कि अहले खैर मुझे देखते ही छुप जाया करते। हालांकि यही वक्त था पैसे की ज्यादा जरूरत आन पड़ी थी। तामीर मुकम्मल हो गई और अमला रख लिया गया था। हालात के लिए अदायगी हो चुकी थी। जारी अखराजात के लिए रुपया मगर मौजूद न था। इस पर मुस्तज़ाद ये कि मैं 1994 में बॉल टेम्परिंग के तनाज़े का शिकार हो गया। अतियात का हसूल अब और भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के 2 तेज तरीन अजीम गेंदबाज बॉलर वसीम अकरम और वकार यूनुस मेरे हाथों के सिखाए हुए थे और मैं उनकी कामयाबियों पर फख्र करता था। 1992 में उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़ कर रख दी थी। बरतानवी प्रेस और खिलाड़ियों ने जिच होकर उन्हें बॉल टेम्परिंग का जिम्मेदार ठहराया। रिवर्स स्विंग की गैर मामूली अहलियत को वो समझ ना पाए। उन 2 बाकमाल खिलाड़ियों के साथ ये सलूक मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एक अखबार नवीस को इस मौजू पर मैंने इंटरव्यू दिया, चुनाचे मुझे उस तनाज़े में घसीट लिया गया। फिर ये हुआ कि इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर इयन बोथम और बल्लेबाज एलन लैम्ब मुझे अदालत में ले गए। तकलीफ बहुत बढ़ गई। एहतियात की वसूली पर मनफी असरात पड़ने लगे। इरादा ये था कि 1994 के मौसम गर्मा में अस्पताल आगाज करेगा। मौसम बहार आने वाला था जब ठेकेदार ने हमें बताया कि 1 बरस और इंतजार करना होगा। दिसंबर से पहले
पहले इमारत मुकम्मल न होगी। अस्पताल पर वक्त खुलना चाहिए था। 1995 का रमज़ानुल मुबारक फरवरी और मार्च में आना था। रमज़ान का महीना वो है जब मुसलमान दिल खोलकर खैरात करते हैं। इसी रकम के साथ हमें गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत देना थी। 1996 के माह सोम तक इंतज़ार का मतलब ये भी होता कि हम अपने तमाम तिब्बी और इंतज़ामी अमले के अखराजात बर्दाश्त करते रहें जो 14 माह से तनख्वाह पा रहे थे। मुआवजा एक अजीब अंदाज में रूनुमा हुआ। PM खान इस शख्स का नाम था जो अचानक सामने आया। तामीरात का एक ठेकेदार, एक गैर मामूली आदमी। उसने हमसे ये कहा, तमाम तर इख्तियार मुझे देकर मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बर वक्त काम मुकम्मल कर दूंगा। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसने ये कर दिखाया। इसके बावजूद अक्टूबर में पैसे खत्म हो गए। अस्पताल शुरू करने के लिए मजीद $40 लाख दरकार थे। सहर से शाम तक यही फिक्र मुझे लाहक रहती, किसी ने इन पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई जो 1000 या इससे कम का अतिया दे सकते। में से बाज मेरे पास आया करते, ऐसे तो बहुत होंगे मगर इन बेशुमार लोगों से राब्ता कैसे हो। मेरे दोस्त ताहिर अली खान ने, जो मार्केटिंग के शोबे में एक बेहतरीन माहिर हैं, सलाह दी कि एक बड़ा डिब्बा उठाकर पूरे मुल्क का चक्कर लगाना चाहिए। इससे पहले अवाम से अपील करनी चाहिए जो हर एक तक पहुंच जाए। मार्केटिंग वाले शकूक में मुब्तला थे। आखिरकार मगर वो मुत्तफिक हो ही गए। अव्वल हमने एक तजुर्बाती दौरा करने का फैसला किया। इस शहर का नाम डस्का है जिस पर इत्तफाक हुआ था। 15 अक्टूबर को एक खुले ट्रक में सवार होकर इस मकाम पर हम जा पहुंचे। पोस्टर पहले ही लगाए जा चुके थे। आहिस्ता खरामी के साथ हम सड़क पर चलते रहे और चंद घंटों में 5 लाख रुपए जमा हो गए। मुल्क के 29 छोटे बड़े शहरों में मुहिम की मंसूबाबंदी हम कर चुके थे। बस नवंबर से दिसंबर तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मैं तुलबा से खिताब करता। इसके बाद हम सड़क पर होते। मेरे जाने से पहले हमारी टीम ताजर तंजीमों और ग्रुपों से मिलती। स्कूल के बच्चों की तरह वो मेरे अहम तरीन अतियात दहिंदगान साबित हुए। इस तजुर्बे ने मेरी आंखें खोल दी। बहुत से दूसरे लोगों पर भी इंकशाफ हुआ कि इस मुल्क के लोगों में कितनी सलाहियत और किस कदर खैर पोशीदा है। बहुत शिद्दत के साथ मुझे एहसास हुआ कि सियासत में हिस्सा लेना ही चाहिए। हम पाकिस्तानियों की फयाजी ने मुझे शश्तर कर दिया। इनायात करने वाले दौलतमंदों के लिए हम तकरीबात का एहतमाम करते और तफरीह का कुछ ना कुछ एहतमाम, लेकिन अवाम के लिए ऐसा कुछ न करना पड़ा। इसके बावजूद जो कुछ उनके पास था उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। सैलाब की तरह मेरी जेब की तरफ वो उमड़े चले आते। जहां मैं चंदे का डिब्बा रखे बैठा था, उनकी मेहरबान बेताबी मुझे हैरान किए रखती। मर्दों ने अपनी घड़ियां उतार दी और खवातीन ने खिड़कियों से जेवर मुझ पर फेंक दिए। अतियात देने वालों के लिए इशाइये से फारिग होकर आधी रात को मैं वहां पहुंचता जहां शब असर करना होती। अतियात देने वाले होटल में मुंतजर होते। देहात से पैगाम आते कि मैं वहां जाकर रकम ले आऊं जो उन्होंने जमा कर रखी होती। मुहिम से पहले मुमताज़ अखबारात के मदीरों से मुलाकात करके उनसे दरख्वास्त की थी कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करें। मैं ये कहूँगा कि एक अंग्रेजी अखबार के अलावा सब ने खूब तावन किया। शानदार खबरों के जरिए उन्होंने उसे एहतियात देने का एक मुकाबला बना दिया। किस शहर और किस मोहल्ले ने कितनी रकम दी। 6 हफ्तों पर मुहित ये एक का देने वाला सफर था, लेकिन जब लौटकर हम आए तो हमारे पास $50 लाख थे। ये हमें आम पाकिस्तानियों ने दिए थे, जिनसे कभी कोई उम्मीद न रखी गई थी, जिन पर कभी किसी ने भरोसा न किया था। एक ऐसे मंसूबे के लिए बेपनाह इसार उन्होंने किया था जो उनके घरों से बहुत दूर लाहौर शहर में वाक़ था। मैं उनसे पूछता, तुम क्यों अतिया दे रहे हो? हमेशा मुझे एक ही जवाब मिलता, आप पर मैं एहसान नहीं कर रहा। ये मेरी आखिरत का सवाल है। मुझ पर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। मेरे दिल में उन सब लोगों के लिए मोहब्बत और एहतराम के जज्बात जागे। मैं एतराफ़ करता हूँ कि माजी में इनके बारे में ऐसे एहसासात में हरगिज़ न रखता था। खास तौर पर एक वाक़े ने मुझे बेहद मुतासर किया। मुसलसल 12 घंटे की मुहिम के बाद मैं घर पहुंचा। सफर की थकान से बदन टूट रहा था। हिम्मत अब जवाब दे गई थी, लेकिन घर के दरवाजे पर कुछ लोग आए। उनका कहना यह था कि उन्होंने कुछ रकम जमा की है और मेरे हवाले करना चाहते हैं। अंदाज़ा लगाया कि गरीब लोग हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते। मैंने उनसे कहा वो फिक्रमंद ना हो, हम काम चला लेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया और इसरार करते रहे कि मैं उनके साथ चलूं। चुनाचे मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। ऐसी खराब व खस्ता गाड़ी के मुश्किल गड़ी शाह का सफ़र तय कर पाई जो जमान पार्क में मेरे घर के पास ही वाक़ है। वहाँ पहुँच कर वो मुझे
ساتھ لیے گلی کے اندر داخل ہو گئے، جن میں کھلی نالیوں کی بدبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ دل میں برا بھلا کہتے ہوئے میں ان کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ ہم ایک مسجد میں پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ رقم ابھی جمع نہیں کی گئی۔ ایک شخص نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا کہ عمران خان یہاں موجود ہیں، لوگ آئیں اور عطیات دیں۔ غصے اور تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ جی میں یہ آنے لگا کہ جو شخص مجھے لے کر آیا ہے اسے ایک آدھ جڑ دینی چاہیے۔ کیا عجب ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ دیکھا کہ ہجوم کا ہجوم مسجد میں چلا آتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبادت گاہ ان سے بھر گئی۔ ان میں سے بیشتر بہت ہی غریب تھے۔ وہ 5، 10 یا 15 روپے دے سکتے اور دے رہے تھے۔ میرا غصہ بھاپ بن کر اڑا اور غائب ہو گیا۔ آنسو میری آنکھوں میں امڑ آئے اور بہت مشکل سے میں ضبط کر پایا۔ اتنے غریب لوگ، میں نے سوچا، یہ تو اپنی ادنا ضروریات بھی بسا اوقات پوری نہیں کر سکتے۔ ان سے روپیہ نہ لینے چاہیے، اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نہیں لے سکتا، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس مہم میں حصہ لیں۔ ہم بھی اپنی آخرت سنوارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلے ایک، دوسرے اور پھر تیسرے نے اپنی دکھ بھری کہانی کہی کہ اس طرح ان کے پیارے علاج کے بغیر قبروں میں اتر گئے۔ ایک خاتون نے کہا کہ اس کا بیٹا ہسپتال کے کمرہ انتظار ہی میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے اب مجھے اپنا وعدہ دہرانا اور ہمیشہ اسے یاد رکھنا تھا کہ غریبوں کا علاج مفت ہوگا۔ مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، بینک بیلنس سے نہیں۔ میڈیا پر ہمارے سیاستدان اور دانشور بحث کرتے ہیں کہ ریاست کس حد تک اسلامی ہونی چاہیے۔ ادھر پاکستانی عوام مسلسل اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات ان میں سے ہر ایک کو ولی اللہ تو نہیں بناتی، لیکن ان کے اندر کچھ اچھے اوصاف ضرور پیدا کر دیتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جہاں میں دیں گے تو اس کا اجر دوسری دنیا میں مل جائے گا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ لوگ بڑی سے بڑی قربانی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے آپ سے میں نے سوال کیا، ہم عوام کو مسلسل زوال کی طرف گامزن اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے متحرک نہیں کر سکتے؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے اگر ایک مخلص حکومت ہو جو پوری یکسوئی کے ساتھ معاشرے سے غربت اور ناانصافی ختم کرنے کا عزم کرے۔ لوگ ایسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر پاکستان کو ہر چند ماہ بعد دوسرے ملکوں، عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ سے بھیک نہ مانگنی پڑے گی۔ جب میں نے ایک مرتبہ اس موضوع پر ممتاز دانشور مرحوم ڈاکٹر اشفاق احمد سے بات کی تو انہوں نے چیئرمین ماؤ کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کا حال بتایا۔ یہ 1960 میں ہوئی تھی۔ چیئرمین ماؤ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اشفاق احمد کا تعلق پاکستان سے ہے تو انہوں نے کہا آپ کے عوام میں بلا کی صلاحیت ہے۔ ماؤ اس واقعے سے متاثر تھے جو پاکستان میں متعین چین کے ایک سفیر نے انہیں سنایا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ چینی سفارتکار ایک پاکستانی دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ کراچی کی جھلسا دینے والی گرمی اور پاکستانی نے روزہ رکھا ہوا۔ بیچارہ گرمی کے باعث شدید تکلیف میں تھا۔ ہر چند منٹ کے بعد چال چلنے سے پہلے سر میں پانی ڈالتا۔ چینی سفیر نے اس سے کہا تھوڑا سا پانی پی کیوں نہیں لیتے؟ پاکستانی نے برا منایا اور کہا تم اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ چیئرمین ماؤ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر ایک قوم ایسی قوت ارادی اور ضبط نفس کے لیے ایسے اوصاف کی مالک ہے وہ عظیم کارنامے انجام دے سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کی صلاحیت اور قوت کا ادراک کبھی نہ کیا گیا، کبھی وہ آزمائی نہ گئی، کبھی اس پر اعتماد نہ کیا گیا اور اسے کبھی کوئی موقع نہ دیا گیا۔ اسپتال کی تعمیر میں ایک طرف سرکار کی طرف سے پیدا کردہ دشواریاں اور دوسری طرف عام پاکستانی کی حیران کن فیاضی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کرپشن اور پاکستان کی بگڑی ہوئی نوکرشاہی سے لڑتے ہوئے پاکستان میں کامیابی کا حصول کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ 29 دسمبر 1994 کو ہسپتال کے افتتاح سے قبل 50,000 آدمی لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں جشن منانے کے لیے جمع تھے۔ ٹھنڈ اس رات اپنے عروج پر تھی اور آدمی سے اس کا حال پوچھتی تھی۔ اگلے روز کینسر کی 10 سالہ مریضہ سمیرا نے ربن کاٹ کر ہسپتال کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا۔ اس بات چیت کو یہاں روکتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اگلے ہفتے اس کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildar.pakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔